Hello students, so today we are going to start new chapter ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग सबसे पहले एंगल और उसका मेजरमेंट समझेंगे। अब देखो, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है तो ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है। मैथमेटिक्स के जो पोर्शन होते हैं जिसके अंदर एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस पोर्शन, तो कैलकुलस पूरा 12th में है और ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी 11th क्लास के अंदर होती है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था फंक्शन। फंक्शन में थोड़ा तुम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज फंक्शन चैप्टर हाफ 11th में है और हाफ 12th में है। रिलेशन एंड फंक्शन कम्प्लीटली नॉट इन 11 बट ऑल्सो इन 12th क्लास। तो उसमें अगर तुम कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करते हो तो मैं तुम लोगों को बोलूँगा RD शर्मा आप लोगों को सॉल्व करनी चाहिए। तो बुक सॉल्व करते टाइम तुम्हें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे फंक्शन चैप्टर के अंदर जो ऐसा लगेगा कि ये हमने नहीं पढ़ा। तो ऐसा मत समझना कि हमने वीडियो लेक्चर के मीडियम से नहीं पढ़ा, वो एक्चुअली 12th का पोर्शन है। तो आधा फंक्शन 11th में, आधा 12th में, तो जितना सॉल्व हो सके RD शर्मा में से 11th क्लास का फंक्शन चैप्टर वो हम सॉल्व कर सकते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों को स्टार्टिंग से ही वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। अगर हम शुरू से ही यहाँ पे ध्यान देंगे तो RD शर्मा का हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 12th के लिए कोई कंसेप्ट यहाँ पे बाकी नहीं रहेगा। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री 11th में ही है और हम लोगों को 11th में ही कवर करना है। तो जैसा कि बेनिफिट है तुम लोगों को, जैसे कि कुछ लोग कोचिंग करते हैं, किसी किसी कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ सिर्फ जेई की तैयारी करते हैं वो लोग। आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट है कि आप पहले एनसीईआरटी करते हैं, मतलब लेवल 1 पढ़ते हैं आप किसी भी टॉपिक का, फिर लेवल 2 हम लोग पढ़ते हैं जेई। तो जेई पढ़ने से पहले बेसिक बेसिक कंसेप्ट तो तुम लोगों को क्लियर होते ही हैं। अब हम लोग थोड़ा सा उसको और अच्छे से शार्प कर सकते हैं यहाँ पे जेई में। ठीक है, तो पोर्शन सेम है, थोड़ा थोड़ा आइडिया तुम लोगों को एनसीईआरटी में लग जाता है कि टॉपिक क्या है, बट उस आइडिया को पकड़ के चलना है और आगे जेई की तैयारी करते रहनी है। तो इस तरीके से हम परफेक्टली जेई एंड बोर्ड दोनों में अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। ओके, तो दोनों का कंटेंट जो है सेम है, बस लेवल का डिफरेंस है। वो थोड़ा फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप है, और आईआईटी जेई जो एडवांस होता है वो उसके आगे वाले स्टेप्स हैं। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन ज़्यादा टाइम बर्बाद करे बिना। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो देखो एंगल की यहाँ पे क्यों बात हो रही है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं एंगल क्या होता है। तो देखो ये एंगल की ही डेफिनेशन लिखी हुई है। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। जैसे कि मान लो तुम किसी रूम में एंटर होना चाहते हो, रूम का जो गेट है वो लॉक है। अब तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले गेट को ओपन करोगे। अब गेट को ओपन करते टाइम तुम लोगों के पास चॉइस है कि गेट या तो पूरा ओपन करोगे, पूरा ओपन करोगे मतलब 90 डिग्री पूरा ओपन करोगे। थोड़ा समझने की कोशिश करना, नीचे वाला जो पॉइंट है जहाँ पे गेट का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है, उस लाइन को अगर हम रेफरेंस लाइन मान लें तो अगर मैं पूरा गेट ओपन करता हूँ तो वो 90 डिग्री होता है। अब हम ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री पे, हम किसी भी एंगल पे उसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। एंगल और कहाँ कहाँ यूज़ होता है जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में, जैसे कि सपोज़ करो वाटर पार्क गए हम लोग तो वहाँ पे स्लाइड्स होती है काफ़ी सारी। तो अलग अलग स्लाइड अलग अलग एंगल पे होती है। जो स्लाइड जितने ज़्यादा एंगल पे होती है उसमें उतना ही डर, या फिर कुछ बच्चे उसको मज़ा बोलते हैं, उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा और उतना ही ज़्यादा डर लगेगा जितना ज़्यादा एंगल होगा। कुछ स्लाइड्स तो ऐसी होती हैं जिसको बोलते हैं वर्टिकल स्लाइड है, जिसमें एंगल बहुत ही शार्प होता है, 90 डिग्री जैसा दिखता है अगर हम साइड में से देखें तो एंगल जितना कम उतना ही हम लोग स्लो आते हैं और एंगल जितना फास्ट उतना ही ऊपर से आते हैं। एक रॉकेट वाली राइड भी आती है जिसके अंदर तो बिल्कुल 90 डिग्री होता है वो। तो एंगल कहीं ना कहीं हम लोगों ने यूज़ तो किया हुआ है और हम समझते हैं, और 10th क्लास के अंदर भी एंगल यूज़ हुआ है हम लोगों के। तो देखो एंगल को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे रेफरेंस लाइन बना रहे हैं। एंगल तो हम जानते हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव का थोड़ा सा जो है मीनिंग समझ रहे हैं। जैसे कि सपोज़ करो मैंने किसी को बोला कि ये एक लाइन है और ये जो लाइन है यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वर्टेक्स है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग एंगल देखेंगे। ये पॉइंट क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स ये पॉइंट है जहाँ से ये रे जा रही है, स्टार्ट हो रही है, और ये जो एरो बना हुआ है उस डायरेक्शन में जा रही है, और इस लाइन को हम लोग बोलते थे इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, दोनों ही केस में ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन।
ये वाली जो है रे जो है इनिशियल पोजीशन में है अभी। अब मैंने किसी से बोला कि इस रे को रोटेट कर दो किसी एंगल पे, तो किसी ने इस रे को जो है रोटेट कर दिया ऊपर की तरफ किसी पर्टिकुलर एंगल पे। उस एंगल का नाम दे देते हैं हम लोग थीटा। इट कैन बी 30 डिग्री, इट कैन बी 60 डिग्री और इट कैन बी 90 डिग्री। हम थोड़ा ज़्यादा भी रोटेट कर सकते थे इस लाइन को, जैसे कि रोटेट करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये लाइन है, अभी थीटा डिग्री 30 डिग्री है मान लो, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री लगभग ये 75 डिग्री। अगर मैं लाइन को सीधा कर देता हूँ तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ओके, तो हम इसको थीटा पे रखते हैं। ये मैं मेज़र कर रहा हूँ, ये रोटेट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ लाइन को रोटेट कर रहा हूँ, गेट ओपन कर रहा हूँ। या फिर ये एक स्लाइड है जो ऐसी है जिसमें थोड़ा कम मज़ा आएगा, ऐसी है तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, और ऐसी है तो सोचो कितना होगा डायरेक्ट ऊपर से नीचे। तो ये स्लाइड भी हो सकती है या फिर एक रे है जो एक अपनी इनिशियल पॉइंट से कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। अब देखो हम लोगों ने जो एंगल है वो जैसे घड़ी की जो दिशा होती है उसकी विपरीत दिशा में हम लोगों ने ये मेज़र किया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि देखो जो हमारी जो क्लॉक है वो इस तरीके से चलती है, ऊपर से 12 1 2 3, पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, एंटी क्लॉकवाइज। और इस एंटी क्लॉकवाइज को हम लोगों ने बोला हुआ है कि इस तरह के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। अब देखो, अब कोई क्या कर सकता है कि मैंने बोला उसको थीटा डिग्री पे इस ये जो पर्टिकुलर लाइन है उसको घुमाओ, तो वो कैसे घुमा सकता है, यहाँ से लेकर ऐसे घुमा सकते हैं। अब देखो ये इसकी इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे ही वापस आ गया। अब ये थोड़ा एंगल रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते 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 ये कहाँ तक हो गया 90 डिग्री तक। तो सपोज़ करो हम इसको इतना ही रखते हैं कुछ एंगल 30 डिग्री पे, तो ये बिल्कुल जो है क्लॉक की डायरेक्शन में है। अब ये क्लॉक की डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉक वाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन का मेजरमेंट हम लोग लेते हैं नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे माइनस थीटा, माइनस 30 डिग्री, माइनस 60 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे प्लस थीटा। ये डिफाइन किया हुआ है, क्यों, ताकि लड़ाई ना हो। जैसे कि सपोज करो मैंने किसी को बोला रेफरेंस लाइन पर एंगल बनाओ, तो एक ने ऊपर की तरफ एंगल बनाया, एक ने नीचे की तरफ एंगल बनाया। अब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, वो एक बोल रहा है नीचे की तरफ वाला एंगल होगा, एक बोल रहा है ऊपर की तरफ एंगल होगा। तो हम लोगों ने दोनों की लड़ाई माफ़ करवाने के लिए क्या कर दिया, दोनों को ही एंगल बोल दिया। अगर हम वॉच की डायरेक्शन में चलते हैं तो वो क्लॉकवाइज, उसको हम नेगेटिव मानेंगे, और जो क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में जो चलेगा उसको हम लोग बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो दो तरह के मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे, एक ग्रेड होता है, थर्ड मेजरमेंट होता है ग्रेड, पर उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसका डिस्कशन किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ। तो अननेसेसरी थिंग्स एक्स्ट्रा पढ़ के बर्डन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम दो तरह के मेजरमेंट पढ़ेंगे। अब ये मेजरमेंट क्या होता है, जैसे कि सपोज़ करो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस हम लोग किस किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो दीज आर द यूनिट टू मेजर डिस्टेंस। इफ़ वी वांट टू मेजर एंगल देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द एंगल। तो यूनिट हम लोगों के पास दो तरह की होती है, एक होती है डिग्री और एक होता है रेडियन। तो डिग्री क्या होता है, तो डिग्री आप लोगों ने देखा हुआ है, इस तरह का प्रोटेक्टर 10th क्लास के अंदर सभी लोगों ने यूज़ किया होगा। तो जैसे कि सपोज़ करो 90 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पे बना हुआ भी ये देखो, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लाइन को रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये 90 डिग्री वाली लाइन है। ओके, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को पूरे पोर्शन को अगर हम छोटे छोटे 90 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो एक छोटे से पार्ट को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे पार्ट बना हुआ है पर हम लोगों को दिखेगा नहीं, जैसे कि ये 1 डिग्री है। इसी तरीके से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से ये बढ़ते 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 यहाँ तक कितना हो गया 5 डिग्री, और यहाँ पे ये कितना हो गया 10 डिग्री। क्लियर। तो जैसे कि सपोज़ करो अगर मैं एक लाइन यहाँ से बना देता हूँ और 10 को मिला देता हूँ, बिल्कुल रेफरेंस से लेकर आता हूँ और 10 को मिला देता हूँ, तो ये एंगल कितना बोलेंगे हम 10 डिग्री। क्लियर। तो हमने 90 को 90 डिग्री, जिसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया 90 पार्ट में, और उन्हीं 90 पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिग्री। ऐसे
जीरो लगा के लिखते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल को हम लोगों ने 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को हम बोलते हैं डिग्री। तो इसलिए पूरे राइट एंगल में कितना हो गया 90 डिग्री। इसी तरीके से और भी कुछ यहाँ पे कैलकुलेशंस होती है, जैसे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कुछ कुछ होता है। 1 डिग्री को भी हम छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे 1 किलोमीटर को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया मीटर में, 1000 मीटर में। अब क्या हम 1 मीटर को और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू। इसी तरीके से 1 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग डिफाइन कर देते हैं 60 मिनट। क्या बोल देते हैं? 60 मिनट। और 60 मिनट को लिखने का कुछ इस तरीके से होता है, 60 के ऊपर डैश लगा देते हैं। इसी तरीके से जो 1 मिनट होता है उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। बहुत छोटे से छोटा पार्ट हम लोग एंगल का कर सकते हैं। तो सबसे छोटा पार्ट हम लोगों के पास कौन सा होगा? सेकंड, क्योंकि हम लोगों ने मिनट को किस में चेंज कर दिया? सेकंड में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू सेकंड, 60 सेकंड होता है, ये हम लोगों को पहले से पता है। क्लियर? ये यहाँ पे वही बात है, 60 सेकंड। क्लियर? जैसे कि 1 किलोमीटर को हम छोटा डिवाइड करते हैं तो मीटर में चेंज करते हैं, मीटर को किस में चेंज कर देते हैं? सेंटीमीटर में। और भी हम चेंज कर सकते हैं आगे, मिलीमीटर में, में। तो इसी तरीके से यहाँ पे डिग्री को हमने किस में चेंज किया? मिनट में। मिनट को हम किस में चेंज कर सकते हैं? सेकंड में। ये इस तरह का जो कन्वर्जन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने देखा है, और डीपीपी में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आज के सेशन की जो डीपीपी होगी उसमें। तो ये हम लोगों ने देख लिया डिग्री का मेजरमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट मेजरमेंट देखना चाहते हैं रेडियन। अब हम समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से डिग्री एंगल को मेज़र करने की यूनिट होती है, उसी तरीके से एक और यूनिट होती है रेडियन। तो रेडियन क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल whose length is equal to the radius of the circle at the center of the circle is called a radian. a radian मतलब एक रेडियन। ये एक रेडियन की डेफिनेशन है। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। अब देखो यहाँ पे क्या इसका मीनिंग है और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, तो इसको समझने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखो ये हम लोगों ने इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पे इसका कहीं सेंटर होगा, सेंटर के बाद हम लोग बना देते हैं इसकी रेडियस। जैसे कि सपोज करो मैंने ये रेडियस बनाई। क्लियर? अब देखो समझना, सपोज करो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको इस तरीके से मिला देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी हम लोग मान लेते हैं आर है। देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस होगी ऑब्वियसली। सेंटर और सर्कमफ्रेंस को, किसी भी पॉइंट को मिलाने वाले को हम रेडियस बोलते हैं। अब देखो हम जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से हम लोग ये सर्कल पे चल रहे हैं, तो हम कितना पार्ट चले? अगर हम सिर्फ आर पार्ट चलते हैं तो यहाँ पे जो ये एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। यही डेफिनेशन है यहाँ पे, वापस से हम लोग पढ़ सकते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय मतलब किसकी बात हो रही है? थीटा की। बाय एन आर्क, आर्क मतलब जो यहाँ पे मैंने आर बनाया है, आर्क की लेंथ कितनी बनाई है? आर। ऑफ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब जैसे कि सपोज करो ये एक सर्कल है, जैसे मान लो यहाँ पे रेडियस है, तो ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ से आर ही चलूँ, मैं थोड़ा दूर भी जा सकता था। अगर मैं दूर जाता तो यहाँ पे आर होता और यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होता। बट हम लोग कितना चले हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक? हम सिर्फ आर चलें, आर। तो ये हम लोगों का फर्स्ट वाला डायग्राम था जिसके अंदर हम आर्क तक चले हैं। तो सेंटर पे जो एंगल बना है उसको हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। तो थीटा जो बन रहा है उसको हम लोगों ने बोल दिया 1 रेडियन। क्या बोल दिया? 1 रेडियन। इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 के ऊपर सी लगा देते हैं हम लोग। जैसे याद है सेट के अंदर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लगाते थे ऊपर सी करके, वैसा ही। तो 1 रेडियन क्या होता है? अगर हम आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर लेके चलें तो वो आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी उस एंगल को बोलते हैं 1 रेडियन। अब हम समझ चुके हैं 1 डिग्री क्या होता है। राइट एंगल के 90 पार्ट कर दो तो क्या हो जाता है? 1 डिग्री। 90 पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिग्री, तो वो 90 जो है उनमें से एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिग्री। और रेडियन अभी अभी हम लोगों ने देखा। अब हम देखना चाहते हैं कि 1 रेडियन क्या है। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन हम लोग समझ सकते हैं। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन समझने के लिए हम लोग देखेंगे एक सर्कल से रिलेटेड डायग्राम। तो देखो सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं 1 रेडियन का क्या मतलब हम निकाल सकते हैं, और उसको निकालने के लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। अब देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और तुम लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसे कि सपोज करो मैंने ये एक सर्कल बनाया। क्लियर? अब ये सेंटर यहाँ पे कहीं है। अब सेंटर तो ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बना देते हैं? एक रेडियस वाली लाइन बना देते हैं। ये कहाँ से? यहाँ से आ रही है। अब देखो अगर मैं लाइन
ऐसे बनाता हूँ तो मुझे ये एंगल मिलेगा थीटा 1। अगर यही लाइन में थोड़ी दूर बनाता तो क्या मुझे थीटा 2 मिलता? यस। तो देखो थीटा 2 के लिए हम ए पॉइंट से एक बार बी और सी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट से अगर हम बी जा रहे हैं तो थीटा 1 एंगल बन रहा है, और अगर ए पॉइंट से मूव करते करते हम सी पॉइंट तक पहुंच गए तो थीटा 2 बन रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि जितना आर्क की लेंथ होगी, अगर हम ए सी आर्क पे चल रहे हैं तो हम कौन सा एंगल बना पा रहे हैं? थीटा 2। और अगर हम ए से बी तक गए आर्क तक तो हम कितना एंगल बना पा रहे हैं? थीटा 1। तो यहाँ पे ये यही तो बोल रहे हैं, angle subtended by arc at the center is directly proportional to the length of the arc। मतलब ये क्या बोल रहा है? थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एल, जितना एल होगा उतना थीटा होगा। ए बी है तो थीटा 1 है, ए सी है तो थीटा 2 है। अगर मैं सी से थोड़ा और आगे चला जाऊंगा तो थीटा 3 मुझे मिल जाएगा, और जो एंगल है वो कुछ अलग तरीके से हम लोगों के को मिलेगा। अब थीटा इज इक्वल टू एल लिख सकते हैं, तो अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आता है, तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? के एल। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट दे देते हैं। अब देखो हम सर्कल में थोड़ा बहुत कुछ हेरा फेरी करते हैं। जैसे कि सपोज करो यहाँ से पहले जो हम लोगों ने जो समझने के लिए लाइन बना दी थी उसको हटा देते हैं। ये वाली लाइन थीटा 1 थीटा 2 ये सब हटा देते हैं हम यहाँ से, बी पॉइंट सी पॉइंट इस तरीके से। क्लियर? अब इस डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, एक तो जाते हैं हम लोग 90 डिग्री और एक जाते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्लियर? तो हम यहाँ से थीटा 1 और थीटा 2 में जो है रिलेशन निकाल पाएंगे। जैसे कि सपोज करो इसी डायग्राम के अंदर हम दो तरह के एंगल बना देते हैं। एक तो बना देते हैं हम लोग 90 डिग्री जैसा, जैसे कि यहाँ से इस तरीके से मैं कुछ बना देता हूँ। तो अगर हम दो तरह के एंगल लें, ए से एक तो जाएं हम बी पर, देखो एक तो हम जा रहे हैं बी पर और एक हम जा सकते हैं सी पर, इसको हम लोग बोल देते हैं थीटा। और देखो जो बड़ा वाला एंगल है उसको तो 100% आप सभी लोग बता सकते हो कि वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थीटा इज इक्वल टू के एल। तो अगर थीटा 1 और थीटा 2 की बात होगी तो क्या लिखा हुआ होगा? थीटा 1 इज इक्वल टू क्या लिखा होगा? कॉन्स्टेंट L1। और थीटा 2 इज इक्वल टू भी क्या लिखा होगा? कॉन्स्टेंट इंटू L2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू के से के कट जाएगा, L1 अपॉन L2 मिल जाएगा हम लोगों को। क्लियर? अब देखो ए से बी तक की जो लेंथ है, क्या बोल रहे हैं हम लोग? ए से बी तक की लेंथ हम लोग मान लेते हैं आर है, यहाँ तक हम लोग आर डिस्टेंस पर आए। तो क्लियरली थीटा इज इक्वल टू पता लग रहा है तुम लोगों को क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 रेडियन। यही तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम आर डिस्टेंस पर ही चलते हैं तो जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 1 रेडियन। क्लियर? और एक 90 डिग्री अगर हम बी तक जाते हैं तो एंगल कितना बन रहा है? 1 रेडियन। और अगर हम सी तक जाते हैं तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम थीटा 1 अपॉन थीटा 2 की वैल्यू अब लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा 1 अगर हम देखें तो थीटा 1 तो होगा एंगल ए ओ बी, और अगर हम डिवाइड बाय थीटा 2 को देखते हैं तो वो होगा ए, ये जो सेंटर है उसको ओ नाम दिया हुआ है, ए ओ सी हम लोग बोल सकते हैं, ए ओ सी इज इक्वल टू। अब L1 अपॉन L2 की बात हो रही है, तो देखो L1 अपॉन L2 की जो बात हो रही है तो ए ओ बी के रेस्पेक्ट में हम कितना ट्रेवल किया हम लोगों ने? सिर्फ आर डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रेवल किया है। कितना किया? आर। तो यहाँ पे हम ए ओ बी के सामने L1 मतलब कितना डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रेवल किया वो हम लिख सकते हैं आर। और ए ओ सी के लिए हम लोगों ने ट्रेवल किया ए से सी। अब देखो ए से सी हम देख सकते हैं, क्योंकि ए से सी अगर हम देखना चाहें तो वो पूरा का पूरा सर्कल का 4th पार्ट है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, टोटल 360 अगर हम घूम जाते तो पूरा सर्कल होता। अब हम लोगों ने पूरे सर्कल का सिर्फ 1/4 पार्ट पार किया है, तो 1/4 पूरा का पूरा कितना होता है? 2πr होता है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर मैं ऐसी इक्वेशन लिखूंगा तो ए ओ बी हम लोगों को पहले से ही पता है। ए ओ बी तो क्या है? 1 रेडियन, और ए ओ सी क्या है? 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं आगे बढ़ा के? इस इक्वेशन को ए ओ बी का मतलब है 1 रेडियन और ए ओ सी का मतलब है 90 डिग्री इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे 2 से ये 4 कट गया और r से r कट गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/π। क्लियर? अब ये हो गया, तो इसका मतलब 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो कितनी आई? 90 को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, 180/π
डिग्री। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। 1 रेडियन की वैल्यू हम लोग डिग्री में कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर हम 180 में पाई का डिवाइड करें, पाई होता है 22/7 या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3.14, तो हमें 57.3 लगभग कुछ मिलेगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 पॉइंट समथिंग। अब पॉइंट समथिंग शायद 0.3 के आसपास होता होगा, तो हम इक्विवेलेंट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? इक्विवेलेंट। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री के आसपास होता है। तो देख पा रहे हो, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मीटर और किलोमीटर में कौन बड़ा है, कौन सी यूनिट बड़ी है? किलोमीटर। तो वैसे ही यहाँ पे तुम क्या बोलोगे? रेडियन मेजरमेंट जो है वो डिग्री मेजरमेंट से ज़्यादा है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अभी अभी हम लोगों ने देखो लास्ट जो रिजल्ट देखा है उसको ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या पढ़ा हम लोगों ने? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री हम लोगों ने पढ़ा। अब है ना, ये पाई को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, चाहे तुमने एनसीईआरटी में कुछ भी रिलेशन याद किया हो, बस तुम्हें यही याद रखना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। अगर ये रिलेशन पता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी भी रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं और किसी भी डिग्री को किस में चेंज कर सकते हैं? रेडियन में चेंज कर सकते हैं, अगर हमें ये रिलेशन पता है तो। देखो कैसे, यहाँ से हम लोग 1 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और 1 रेडियन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक रिजल्ट तो हमारे पास पहले से ही है, 1 रेडियन की वैल्यू। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है? 180/पाई डिग्री। अब अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? ये 180 को नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? पाई/180। ये लेफ्ट हैंड साइड में तो डिग्री है और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? रेडियन। तो मतलब हम इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं? सी नहीं लिखें तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेडियन। तो देखो सिंपल सी बात ये है, पाई रेडियन इज इक्वल टू, हमें तो बस ये याद रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिजल्ट पहले से लिखा हुआ है बीच में ग्रीन कलर में। हम लोगों को ये रिजल्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? हम इसके साथ काफ़ी खेल सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बोला, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? पाई/2 रेडियन इज इक्वल टू 180/2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से डिवाइड किया, अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? पाई/3 इज इक्वल टू 180/3 183/60 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और तुम्हें जो दिख रहा है। अब इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो है पेज पे पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट एंगल इन रेडियन। याद है तुम लोगों ने 10th क्लास के अंदर एक टेबल पढ़ी थी जिसको एग्ज़ाम से पहले, मीन्स जो क्वेश्चन पेपर है तुम्हारे पास आता था तो उससे पहले जो रोल नंबर जिसमें तुम लिख लेते थे आंसर की, उसमें ना पीछे कुछ बच्चे सबसे पहले एक टेबल बना लिया करते थे। तो उसके अंदर वो वैल्यू लिखते थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की, साइन, कॉस, टेन, ये सब वैल्यू लिख देते थे। कभी भी जो भी वैल्यू आएगी काम में डायरेक्टली हम यहाँ से कॉपी कर देंगे। ऐसा करते थे फ्री टाइम में बहुत से बच्चे। तो देखो उस टेबल के अंदर कौन कौन से एंगल हम लोग लिखा करते थे? एक तो हम 0 डिग्री लिखा करते थे, उसके अलावा हम क्या लिखते थे? 30 डिग्री लिखते थे, और क्या लिखते थे हम? 45 डिग्री हम लोग लिखा करते थे, और फिर उसके बाद हम लोग लिखते थे 60 डिग्री, और फिर हम लोग लिखते थे 90 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा डिग्री में, इसकी हेडिंग हम लोग लिख देते हैं डिग्री। अब इन सबको हम चेंज करना चाहते हैं रेडियन में, तो देखो 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 ही रेडियन होगा। अब हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग सब कुछ लिखेंगे, वो रिजल्ट मैं राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ। तो देखो क्या जानते थे हम लोग? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो ये फर्स्ट हम लोग लिख चुके हैं, 0 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को किससे डिवाइड कर देना चाहिए? 6 से, तो 30 हम लोगों का आ जाएगा। या फिर अगर मान लो ऐसे नहीं समझना चाहते तुम, तो चलो पहले एक बार तो ऐसे समझ लेते हैं सिंपली कि इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने किससे डिवाइड कर लिया? 6 से। तो पाई/6, देखो अगर मैं इसको
6 से डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में पाई बाय 6 दिखेगा और राइट हैंड साइड में 180/6। इसका मतलब कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। और अगर हम 45 को चेंज करना चाहते हैं तो 45 को सिंपली हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये डिग्री में है थर्ड नंबर का और उसको रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम सिंपली पाई/180 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 45 से 180 कितनी बार कट जाएगा, 4 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा पाई/4। अब देखो डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है पाई/4 इक्वल टू 180/4। 180/4 हाउ मच, 45 डिग्री। अब हम 60 के लिए करना चाहते हैं तो देखो 60 के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। किस तरीके से हम लोग करेंगे, थोड़ा सा गैप यहाँ पे बढ़ा देते हैं हम लोग। 60 के लिए हम देखना चाहते हैं, क्लियर। तो ये 60 को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिख रही है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम लोगों को किससे डिवाइड कर देना चाहिए, 3 से। तो पाई/3 इजिकल टू 180/3 मतलब 60 डिग्री आ जाएगा। या फिर हम चेंज कर सकते हैं 60 डिग्री को पाई/180 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा पाई/3। तो पाई/3 लिखा है कहीं, इसका मतलब 60 डिग्री लिखा है। और 90 का मतलब कितना हो जाएगा, 90 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है हमें, पाई/180 से। तो हम चेंज कर पा रहे हैं इसको, तो पाई/2 रेडियन। तो पाई/2 मतलब 90 डिग्री, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, पाई/6 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री। ये हम लोगों को याद होना चाहिए टिप्स में कि कहीं लिखा है एंगल पाई/6, तो पाई/6 को देख के कंफ्यूज नहीं होना और पाई/6 को 30 डिग्री में भी चेंज नहीं करना। पाई/6 दिमाग में होना चाहिए कि वो 30 डिग्री होता है। पाई/2 लिखा है, इसका मतलब वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री। अब देखो जो हम डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में जो इंटरचेंज करते हैं, वो सब फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने एनसीईआरटी में किए हैं, उसी की प्रैक्टिस हम लोगों को डीपीपी में अभी करनी है। और कोई डाउट होता है तो पूछ लेना है, क्लियर। अब हम लोग इस लेक्चर के अंदर तो बस इतना सा ही पढ़ेंगे, रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में चेंज करना। और अभी तक हम लोगों ने बस ये देखा कि एंगल का मेजरमेंट होता क्या है, क्लियर।